Hello everyone, this is me Dr. Deepa Rawat and we are going to discuss AIA PGET 2023 organ questions in this video. So let's begin with the video with the first question. तो 2023 में अराउंड 13 क्वेश्चंस हमें मिले हैं, 13 क्वेश्चंस आए थे ऑर्गन से और काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे 2022 के हिसाब से। इसमें क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, तो इसके पूरे सॉल्यूशंस और सॉल्यूशंस तो हैं ही, लेकिन क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया गया है ताकि आप एक क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी आप समझ लें। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. So this is question number 1. According to Kent, टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स इन एक्यूट डिजीजेज. अब 12 ऑब्जर्वेशंस जो है ना कैंट से, वहाँ से ये आया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पिछले बार भी हमने देखा था 2022 में भी एक क्वेश्चन जो है वो आया था कैंट ऑब्जर्वेशन से. तो कैंट ऑब्जर्वेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इससे हर बार डायरेक्ट क्वेश्चन या तो पूछा जाता है या फिर इनडायरेक्टली पूछा जाता है, बट क्वेश्चन आता ज़रूर है. ठीक है, पिछली बार तो 2 क्वेश्चंस आए थे, 2022 में 2 क्वेश्चंस आए थे. तो क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर कैंट के अकॉर्डिंग टू शॉर्ट रिलीफ अगर आया है एक्यूट डिजीज़ में तो उसका क्या कारण हो सकता है. फर्स्ट इज़ स्ट्रक्चरल चेंज एंड ऑर्गन आर डिस्ट्रॉयड. हो सकता है ये भी हो. अगर शॉर्ट रिलीफ आ रहा है पेशेंट को तो स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है. लेकिन यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे, टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स इन एक्यूट डिजीजेस बिकॉज ऑफ. तो फर्स्ट है स्ट्रक्चरल चेंज एंड ऑर्गन आर डिस्ट्रॉयड. हो सकता है शॉर्ट रिलीफ में ऐसा हो सकता है. वेरी हाई ग्रेड इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी एक्शन एंड ऑर्गन अफेक्टेड देयर बाय थ्रेटेंड. ओके, ये भी हो सकता है कि इन्फ्लेमेशन बहुत हाई ग्रेड है, इसलिए जो हमारी मेडिसिन है वो उतना रिलीफ पेशेंट को नहीं दे पा रही है. थोड़ी देर रिलीफ रहता है, फिर उसके बाद वापस से कंप्लेंट जो है होने लग जाती है. देयर इज़ अ लेटेंट ऑर्गेनिक कंडीशन प्रेजेंट. ऐसा हाँ, ये भी हो सकता है. कोई लेटेंट ऑर्गेनिक कंडीशन प्रेजेंट है, ऐसा भी हो सकता है. वीक वाइटल एनर्जी, ये नहीं हो सकता क्योंकि अगर शॉर्ट रिलीफ आ रहा है तो अगर वाइटल एनर्जी वीक होती तो ये शॉर्ट रिलीफ भी नहीं आता. ठीक है, तो आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए. और सबसे पहले तो ये कैंट की कौन सी ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में बात करेंगे. तो ये कैंट की ये कैंट की 6th ऑब्जर्वेशन है, जिसमें डॉक्टर कैंट ने बात करी है कि अगर पेशेंट को बहुत शॉर्ट रिलीफ आता है और सिम्टम्स जो हैं वो एक्यूट डिजीज़ के हैं, तब हम क्या कर सकते हैं या क्या कारण हो सकता है. तो पहले आप नॉर्मल एक फिजिशियन की तरह सोचिए, अगर पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ आ रहा है और बाद में वापस से दोबारा कंप्लेंट हो जा रही है तो क्या रीज़न हो सकता है. तो फर्स्ट डॉक्टर कैंट कहते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है कि पेशेंट इज़ टेकिंग एनी सब्सटेंस, कुछ ऐसा सब्सटेंस वो ले रहा है विच इज़ हिंडरिंग द क्योर. ठीक है, जो क्योर को बीच बीच में हिंडर कर रहा है और मेडिसिन को ठीक तरह से इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, उसका ठीक तरह से असर नहीं आ पा रहा है. या तो वो कोई स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस ले रहा है, ठीक है, लाइक कॉफ़ी, टी, साथ साथ में मेडिसिन के, या फिर कोई और हर्बल मेडिकेशन ले रहा है. ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस ले रहा है जिसकी वजह से हमारा जो पेशेंट है, हमारी जो मेडिसिन है वो एक्ट नहीं कर पा रही है. एक तो ये कारण हो सकता है, तो ये कारण तो यहाँ पे है नहीं. दूसरा स्ट्रक्चरल चेंज, डेफिनेटली स्ट्रक्चरल चेंज भी उन्होंने कहा है कि स्ट्रक्चरल चेंज भी हो सकता है, पर ये क्रॉनिक डिजीज़ में होता है क्योंकि एक्यूट में इतनी जल्दी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आएंगे, है ना. 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन की एक्यूट डिजीज़ होती है तो उसमें स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आएंगे. स्ट्रक्चरल चेंज की उन्होंने बात ज़रूर करी है, इसी ऑब्जर्वेशन में बात करी है, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंज इज़ अबाउट क्रॉनिक डिजीजेस. ठीक है, फिर वेरी हाई ग्रेड इन्फ्लेमेशन एक्शन एंड द ऑर्गन अफेक्टेड देयर बाय थ्रेटेंड. ऑर्गन इज थ्रेटेंड, इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड एज ऑफ नाउ, इट इज़ नॉट डिस्ट्रक्टेड. कोई ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज आया नहीं है, बट थ्रेटेंड है ड्यू टू हाई ग्रेड इन्फ्लेमेशन. दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आप अगर कैंट की 6th ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि क्रॉनिक डिजीज़ में क्या क्या हो सकता है अगर उसको रिलीफ नहीं आ रहा है, और एक्यूट डिजीज़ में क्या हो सकता है अगर उसको रिलीफ नहीं आ रहा है. क्रॉनिक डिजीज़ में तो ये हो सकता है कि स्ट्रक्चरल चेंज इस्टेब्लिश हो गया है तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते. और दूसरा एक्यूट डिजीज़ में बहुत हाई ग्रेड इन्फ्लेमेशन है जिसके कारण से हमारे ऑर्गन जो है थ्रेटन हो चुके हैं. अब उन्होंने ये भी बताया है कि अगर ये दोनों चेंजेस हैं तो क्या क्या हमें करना चाहिए. ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले ही. अगर तो आपकी एक्यूट डिजीज़ हो गई हैं, ठीक है, और आपकी मेडिसिन एक्ट नहीं कर रही है, थोड़ा सा रिलीफ दे रही है लेकिन वापस सिम्टम वहीं पे पहुंच जा रहा है, तो आप क्या करो एक्यूट डिजीज़ में फ्रीक्वेंट रिपीटेशन. ठीक है,
उसी मेडिसिन की फ्रीक्वेंट रिपीटेशन करो, ठीक है, फर्स्ट वो करो। अगर तब भी आराम नहीं आ रहा है तो चेंज द मेडिसिन, ठीक है, आप चेंज करोगे मेडिसिन को, बट द मेडिसिन शुड बी सिमिलर टू द प्रीवियस वन, बट मेडिसिन शुड बी सिमिलर, मेडिसिन सिमिलर होनी चाहिए, जो आपने पहले दिया उसी के कुछ सिमिलर टाइप की मेडिसिन होनी चाहिए, क्योंकि पहले वाली मेडिसिन एक्ट कर रही थी। तो ये 2 चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके डिजीज़ क्रॉनिक है तो आप क्या करोगे, तो और क्रॉनिक डिजीज़ है और पेशेंट ने कुछ डिस्टर्बेंस नहीं लेके आया है, कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया है, या मेडिसिन के बीच में कुछ ऐसा नहीं खा रहा है जिसकी वजह से हमारा मेडिसिन का एक्शन हिंडर्ड हो, तो आप चेंज कर दो मेडिसिन को, चेंज द मेडिसिन, ठीक है, बट द मेडिसिन शुड बी सिमिलर, ठीक है, जो पहले दे रहे थे वही होनी चाहिए। तो ऐसे आप कर सकते हो, ये उन्होंने बोला है। हमारे पास एक और चीज़ दे रखी है, देयर इज़ अ लेटेंट ऑर्गेनिक कंडीशन प्रेजेंट। ये कौन सी ऑब्जर्वेशन में है, ये 7th ऑब्जर्वेशन में है, जिससे हमारा लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, यानी 2022 में 7th ऑब्जर्वेशन में है कि पेशेंट जो है उसको फुल टाइम एम्यूलेशन है, बट स्टिल द पेशेंट इज़ नॉट फुल्ली रिकवर्ड और उसको प्रॉपर एक रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। तब वहाँ पे पीछे बैकग्राउंड क्या है, कोई लेटेंट ऑर्गेनिक कंडीशन है जिसको आप सिर्फ पैलिएट कर सकते हो और उसको आप ठीक नहीं कर सकते, इसीलिए आपका पेशेंट में एम्यूलेशन तो आएगा पर वो रिलीफ नहीं हो पाएगा। तो ये हमारी 7th जो है वो ऑब्जर्वेशन है। वीक वाइटल एनर्जी इज़ हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जहाँ पर हमारा लॉन्ग टर्म जो है वो एग्रावेशन चलता रहता है, फिर फाइनल डिक्लाइन हो जाता है पेशेंट का। वहाँ पर ये हो सकता है कि आपकी पेशेंट की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा वीक है, या फिर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन है जो ठीक नहीं हो सकती है, या फिर आपने बहुत कोई एंटी माइजमेटिक हाई डोजेस में दे दी है, वो कारण हो सकता है। सो दिस इज़ अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1. Let's begin the question number 2. Okay, alternating diseases are chronic diseases caused by. अभी alternating diseases क्या हैं? Is it a SORA? Is it a SORA alone or sometimes complicated with syphilis? SORA है sometimes complicated with psychotic miasm, SORA alone और complicated with syphilitic and psychotic miasm. तो इसका आंसर आपको मिलेगा अफोरिज्म 232 में, जहाँ पर डॉक्टर हैनीमन ने बात करी है ऑल्टरनेटिंग डिजीज़ की, और वहाँ पे उन्होंने बताया है कि ऑल्टरनेटिव डिजीज़ भी सोरा ही होती हैं, लेकिन कभी कभी वो कॉम्प्लिकेट होती हैं सिफिलिटिक मायाज़म के साथ, ठीक है। ये पूरा सब कुछ अफोरिज्म में लिखा हुआ है, एक बार अफोरिज्म जाके पढ़ ज़रूर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट अफोरिज्म्स हैं जिनका जो आते हैं, जिनसे क्वेश्चंस भी बहुत बार आते हैं, तो उनको आप एक बारी रेगुलरली एक एक उसका जो है वो रीडिंग लगाते जाओ, और जो अफोरिज्म क्वेश्चन में आए हैं वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो आंसर ये नहीं है, आंसर ये है हमारा, ठीक है। Next, question number 3. In 6th edition of Organon of Medicine, the treatment advised for improperly treated chronic diseases with large doses of sulfur allopathically. क्या होता था कि पहले अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ हैं तो एलोपैथ्स क्या करते थे, लार्ज डोजेज ऑफ सल्फ़र उसको दिया करते थे, बट हैनीमन ने उनको बोला है कि ये इम्प्रॉपरली ट्रीटेड क्रॉनिक डिजीज़ हैं, लेकिन आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है सल्फ़र वो भी एलोपैथिकली लार्ज डोजेज हैं, उसके बजाय आपको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, यहाँ पर उन्होंने बात करी है, ठीक है। तो सल्फ़र तो मिल ही रहा है ऑलरेडी, ठीक है, तो कौन सी दवा यहाँ पे दी जानी चाहिए। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आया है 246 के फुट नोट, और ये 6th एडिशन तो उन्होंने बताया हुआ है। आप फुट नोट पढ़ेंगे, इसका फुट नोट बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें पल्सिटेला के बारे में भी बताया गया है, इसमें सल्फ़र के बारे में बताया गया है, इसमें आर्सेनिक के बारे में बताया गया है, बहुत सारी मेडिसिन के बारे में इसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे किस किस का यूज़ करना चाहिए। लेकिन इम्प्रॉपरली ट्रीटेड क्रॉनिक डिजीज़ में जहाँ पर सल्फ़र बहुत लार्ज डोजेज में दी जा रही है, वहाँ पर हमें सल्फ़र की जगह मर्क्यूरी देना चाहिए, और वो भी ऑल्फेक्शन के थ्रू, ये बोला है डॉक्टर हैनीमन। तो आंसर इज़ बी। इसका फुटनोट काफ़ी बड़ा है, तो सेकेंड लास्ट एंड लास्ट पैरा, इसमें आपको ये मिल जाएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ से उठाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4. What is the disadvantage of external application of homeopathic medicines along with the internal dose of medicines as given in 5th edition of Organon of Medicine? तो वो पूछ रहे हैं कि क्या डिसएडवांटेज हो सकता है जब होम्योपैथिक मेडिसिन को हम बाहर से भी लगाएं और इंटरनली भी दें, तो इसमें से क्या हो सकता है। ये 5th एडिशन में डॉक्टर हैनीमन ने बात करी है, और कौन से अफोरिज्म में बात करी है, अफोरिज्म नंबर 197 में बात करी है, ठीक है। अफोरिज्म नंबर 197 में डॉक्टर हैनीमन ने बोला है
कि क्या हो सकता है बताइए, मैनी न्यू सिम्टम्स अपियर आफ्टर डिसअपियरेंस ऑफ ओरिजिनल सिम्टम्स, क्या ये हो सकता है? हो सकता है, हो भी सकता है ये भी हो कि आपने डिसअपियरेंस, जैसे आप बाहर से लगाओ कि कोई भी एक्जिमा है, कोई रैशेस है, कोई इरप्शंस है, उसको बाहर से तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन न्यू सिम्टम्स अंदर से अपेयर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। लोकल सिम्टम्स विल डिसअपियर सूनर दैन द इंटरनल डिजीज़। लोकल सिम्टम जो बाहर हमें दिख रहे हैं, जिस पे हमें प्रिस्क्रिप्शन करनी है, वो जल्दी डिसअपियर हो जाएं, और अंदर जो इंटरनल डिजीज़ है जिसकी वजह से हमारा बाहर जो है वो सिम्टम नज़र आ रहा है, वो पहले चला जाएगा और इंटरनल डिजीज़ रह जाएगी, ये भी हो सकता है। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट विल बी प्रोलॉन्ग ड्यू टू स्लो रिकवरी, ये नहीं हो सकता क्योंकि बाहर का कुछ लगाने से स्लो रिकवरी की वजह से ट्रीटमेंट जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग पोटेंसी एंड डोजेज ऑफ मेडिसिन, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप बाहर से आपने लगा दिया है कोई भी ऑइंटमेंट, तो उसको अंदर से क्या पोटेंसी देनी है, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। तो डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है कि इसका आंसर है बी, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है लोकल सिम्टम्स विल डिसअपियर सूनर, जैसे आप बाहर से कुछ लगाएंगे, आप अंदर से भी मेडिसिन दे रहे हैं और बाहर से भी दे रहे हैं, तो ये वन साइडेड डिजीज़ के तरह है ना कि लोकल डिजीज़ है आपके सामने, तो वही प्रेजेंट होकर आ रहा है कि जी मेरे को एक्जिमा है, अंदर तो कुछ है ही नहीं, बाहर तो और कुछ है ही नहीं, इसी पे तो आपको प्रेस्क्राइब करनी है मेडिसिन, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको पहले ही डिसअपेयर कर दे रहे हो, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपकी इंटरनल मेडिसिन जो आपने अंदर से खिला रहे हो वो कितना काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है। तो इसीलिए उन्होंने डिसएडवांटेज यही बताया है कि लोकल सिम्टम तो पहले चले जाएंगे, और जब बाद में बचेगा वो क्लियर पिक्चर बचेगी नहीं, जिन सिम्टम्स में हमें प्रिस्क्राइब करना था वो तो जा चुके हैं, तो अब क्या करें। फिर जैसे आप ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, पेशेंट वापस आता है कि अब मेरा दोबारा से कंप्लेंट जो है वो बढ़ गया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर हैनीमैन के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन जो भी, चाहे आप स्किन डिजीज़ के लिए या लोकल मेलेडीज़ के लिए जो भी मेडिसिन दोगे वो इंटरनली ही देनी चाहिए, एक्सटर्नली कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। सो अफोरिज्म 197 से इसका आंसर उठाया गया है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रीटमेंट फॉलोड इन मेंटल डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम कॉर्पोरियल मेलेडीज़। अच्छा, यहाँ पे ना मेंटल डिजीज़ से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 210 से 230 जैसे सबको पता है, यहाँ पर इस अफोरिज्म में मेंटल डिजीज़ के बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने बात करी है, ठीक है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि ऐसी मेंटल डिजीज़ जो कॉर्पोरियल मेलेडीज़ से आई हैं, यानी कि फिज़िकल सिम्टम्स, फिज़िकली कोई बीमार हो गया बहुत ज़्यादा और उसके बाद उसको मेंटल डिजीज़ आई है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, ये बोल रहे हैं डॉक्टर हैनीमैन। तो यहाँ पर उन्होंने बात करी है अफोरिज्म 288, इससे पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, पिछली बार मैं जो भी बोल रही हूँ ये 2022 के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। 228 और 220 यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में बात करी गई है। देखिए, सेंसिबल एडवाइस नहीं देंगे क्योंकि कॉर्पोरियल मेलेडीज़ भी है ना साथ में, सिर्फ मेंटल डिजीज़ नहीं है। मेंटल डिजीज़ अगर सिर्फ ओरिजिनली एक्यूट मेंटल डिजीज़ है, ओरिजिनली सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ एक साइकेट्रिक डिजीज़ है, तब आप सेंसिबल एडवाइस देंगे, उसको साइकोथेरेपी करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसको मॉरल रेमेडी देंगे, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। साइकिकल रेमेडीज़ दैट इज़ डिस्प्ले ऑफ कॉन्फिडेंस, फ्रेंडली एक्सहॉर्टेशंस अलॉन्ग विद एप्रोप्रिएट डाइट एंड रेजिमेंट, ये हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब आपकी जो डिजीज़ है वो प्योर मेंटल है, प्योर मेंटल डिजीज़, यानी कि पीछे बैकग्राउंड में कोई भी कॉर्पोरियल डिजीज़ जो है हमारे नहीं हैं, तो ये काम आ सकता है, नहीं तो ये किसी काम का नहीं है, ठीक है जी। फिर आता है एक्यूट नॉन सोरिक मेडिसिन फॉलोड बाय सोरिक मेडिसिन। अब ये कहाँ पे है एक्यूट नॉन सोरिक मेडिसिन, ये है एक्यूट मेंटल इलनेसेस, ठीक है। किसी को कोई शॉक लग गया, किसी ने कोई चीज़ देख ली, किसी के घर में कोई डेथ हो गई, या फिर किसी के साथ कुछ ऐसा नुकसान हो गया भारी, ठीक है, इस वजह से उसको जो भी मेंटल डिजीज़ आएंगी उसको पहले तो आप एक्यूट नॉन सोरिक मेडिसिन दोगे जो आपके पास अवेलेबल है, उससे उसका मेंटल कंडीशन जो उस टाइम का है वो थोड़ा सा रिजॉल्व होगा, सॉर्ट आउट होगा, उसके बाद आप उसको प्रॉपरली अगर ठीक करना है तो एंटीसोरिक मेडिसिन दोगे। ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, तो ये सारी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो हैं वो बताई हुई हैं, ये आई थिंक अफोरिज्म 223 में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ का आंसर क्या है, यहाँ का आंसर है डी, एंटीसोरिक मेडिसिन रेगुलेटेड मोड ऑफ लाइफ अलॉन्ग विद एक्सिलरी मेंटल रेजिम। एक्सिलरी मेंटल रेजिम के बारे में 288 में बात करी हुई है, और एंटीसोरिक मेडिसिन जो दे जानी चाहिए वो उसको 222 के में बारे में 222 में बात करी हुई है।
तो जब हमारी मेंटल डिजीजेस कॉर्पोरियल मेलेडीज से ओरिजिनेट होती हैं तब हमें नॉन एंटीसोरिक मेडिसिन नहीं देनी है, पहले हमें शुरुआत करनी है एंटीसोरिक मेडिसिन से, साथ साथ में उसकी जो है लाइफस्टाइल को भी चेंज करना है और ऑक्सिलरी मेंटल रिजीम उसको देना है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल 288 नहीं है ये, सॉरी इट इज़ 228, सॉरी 228 है, ठीक है, इसमें बात करी हुई है। तो आप एक बारी ये मेंटल डिजीज़ की जो अफॉरिज़म्स हैं उसको शॉर्ट में पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, अब ये मैच द फॉलोइंग है, वन साइडेड डिजीजेस, लोकल मेलेडीज, अल्टरनेटिंग डिजीज, इंटरमिटेंट डिजीज, ये सब जो है ऑर्गेनिन से ही लिया गया है। 173 से 184 तक दिया हुआ है, लोकल मेलेडीज़ 185 से 203 तक दिया हुआ है, अल्टरनेटिंग डिजीज़ 232 में दिया हुआ है और इंटरमिटेंट डिजीज़ 231 में दी हुई हैं। अब हमें मैच करना है। चलो, वन साइडेड डिजीज़ क्या हो सकता है, इसमें से बताओ। चेंजेस अपेयरिंग ऑन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी, नॉट कन्फाइंड टू दैट पार्ट ओनली, एक्सटर्नल पार्ट पे आ रही है पर सिर्फ उसी पार्ट में नहीं रह गई है, तो ये तो नहीं हो सकता। सर्टेन डिजीजेस अल्टरनेटिंग एट सर्टेन इंटरवल्स, ये क्या हो सकता है, अल्टरनेटिंग है ना, कैसे, तो अल्टरनेटिंग डिजीज़ हो गया, ठीक है। है हमारा डिजीज़ ऑफ अनवेरिंग कैरेक्टर रिटर्निंग एट अ फिक्स्ड पीरियड। अब ऐसे डिजीजेस जिसके कैरेक्टर वेरी ना करे और फिक्स्ड पीरियड पे वापस आ जाए, मतलब सेम ही कैरेक्टर हो, वेरी ना करने वाला, अनवेरिंग कैरेक्टर। ऐसा जैसे फीवर आता है बहुत तेज़ ठंड लग के, तो 2 महीने बाद भी फीवर आता है बहुत तेज़ ठंड लग के, फिर 2 महीने बाद फिर से आता है बहुत तेज़ ठंड लग के, अनवेरिंग कैरेक्टर रहेगा डिजीज़ का। ये ज़्यादातर इंटरमिटेंट फीवर्स के बारे में बोल रहे हैं डॉक्टर हैनीमैन, इंटरमिटेंट डिजीज़ेस यानी फीवर्स के बारे में ही बात हो रही है, और फिक्स्ड पीरियड पे आता है, फिक्स्ड कैरेक्टर रहेगा और फिक्स्ड पीरियड रहेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंटरमिटेंट डिजीजेस। डिस्प्लेइंग 1 और 2 प्रिंसिपल सिम्टम्स विच ऑब्सक्योर ऑलमोस्ट ऑल अदर, बाकी सबको छुपा देता है, सिर्फ 1-2 ही हमें इंपॉर्टेंट सिम्टम्स दिखाई देते हैं। यही होती है वन साइडेड डिजीज़। वन साइडेड मतलब कुछ आपको सिम्टम दिखाई दे रहे हैं और उसी पे ही आपको प्रिस्क्रिप्शन बनानी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है, प्रिस्क्राइब करने के लिए आपके पास। तो ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, तो ये यही है सिर्फ। बी का हो गया 1, लोकल मेलेडीज़ क्या है, चेंजेस अपेयरिंग ऑन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी बट नॉट कन्फाइंड टू दैट पार्ट ओनली। हमें चेंजेस तो एक्सटर्नल पार्ट पे दिखाई देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ उसी पार्ट तक सीमित हैं, वो अंदर भी कुछ चेंज आए हुए होते हैं, उसी के बाद हमें बाहर जो है दिखाई देती है चेंजेस, ठीक है। तो ए का 4 है, हमें पता चल गया, तो यही है आंसर, ठीक है। बाकी सब आप मैच कर लेना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सेम ही आ गया ना, मेंटल डिजीज़, अल्टरनेटिंग डिजीज़, इंटरमिटेंट फीवर, सब एक जैसा ही है, ठीक है। तो इसमें मैच करना है। मेंटल डिजीज़ तो आपको पता ही है जी, ठीक है। अल्टरनेटिंग डिजीज़ भी आपको पता है जी, कौन सी हैं जी, इंडिस्पोजिशन भी आपको पता है जी, इंटरमिटेंट फीवर भी आपको पता है जी। A2 और B1, तो दिस वन इज़ द आंसर, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है ये, और ये सारे ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के पूछ लिया है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो है वो कोट्स पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट अफॉरिज़म्स हैं ये, जिनसे डॉक्टर हैनीमैन ने जो बताया है ना, इंपॉर्टेंट अफॉरिज़म से ही क्वेश्चन आता है। बहुत कोई रेयर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो किसी ऐसे अफॉरिज़म से आता है जिसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसको हमने अच्छे से पढ़ा नहीं होता है, जिसको छोड़ दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अब हमें यहाँ पे क्या बात करनी है, यहाँ पे फिर से डॉक्टर हैनीमैन, देखो ये फिर से वही आ गया, ऑल्टरनेटिंग एक्शन। पिछली बार भी इससे क्वेश्चन आया था और हमने आपको बताया था कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो ये पहले तो हम बात कर लेते हैं 251 में अफॉरिज़म, जिसमें ऑल्टरनेटिंग एक्शन, ऑल्टरनेटिंग डिजीज़ नहीं, ऑल्टरनेटिंग एक्शंस ऑफ मेडिसिन के बारे में बात करिए, ठीक है। तो देयर आर सम मेडिसिन लाइक इग्नीशिया, बेलेडोना, रस्टॉक्स, ब्राइनिया, ये मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर में भी बताया था, जिसका पावर है ऑल्टरनेटिंग मैंस हेल्थ कंसिस्ट ऑफ चीफली इन ऑल्टरनेटिंग एक्शंस, इसमें ऑल्टरनेटिंग एक्शंस होते हैं, येस दिस इज़ ट्रू। ये डॉक्टर हैनीमैन ने इन मेडिसिन के बारे में बात करी है अफॉरिज़म 251 में। अब इट इज़ अ काइंड ऑफ प्राइमरी एक्शन। अब ऑल्टरनेटिंग एक्शन है क्या, इसके बारे में
115 में बात करी है, अफोरिज्म 115 में बात करिए कि क्या है ये काइंड ऑफ अ प्राइमरी एक्शन ही है। ऑल्टरनेटिंग एक्शन क्या है? इट इज़ अ प्राइमरी एक्शन दैट आर इन द पार्ट ऑफ अपोज्ड विद ईच अदर। जो पहले मान लीजिए पहले सैडनेस आती है, फिर एक्सटेसी आती है, पहले ग्लूमीनेस आता है, फिर एनर्जी आ जाती है, पहले कॉन्स्टिपेशन होता है तो फिर डायरिया हो जाता है, पहले पैरों में चलने से दर्द होता था, अब बैठने से दर्द होता है, चलने से बेटर लगता है। तो इस तरह के जो एक्शंस हैं वो अल्टरनेटिंग एक्शंस होते हैं मेडिसिन के, और वो प्राइमरी एक्शन ही हैं। सारे मेडिसिन के जो एक्शंस हैं, जब हम ड्रग को प्रूव करते हैं और हमारे सामने सिम्टम हमें पेशेंट में प्रूवर में नज़र आते हैं, तो दैट आर प्राइमरी एक्शन। जो क्यूरेटिव एक्शन होता है वो हमारा सेकेंडरी एक्शन होता है। प्रूवर्स में जो भी दवाइयों के सिम्टम्स आते हैं वो प्राइमरी एक्शन की वजह से आते हैं, जब हम पेशेंट को ठीक करते हैं वो क्यूरेटिव एक्शन सेकेंडरी एक्शन होता है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, दोज मेडिसिन विद ऑल्टरनेटिंग एक्शन। देखो कितना बारी उसको 3-4 बार एक ही आ गया है क्वेश्चन। दोज मेडिसिन विद ऑल्टरनेटिंग एक्शन व्हेन फर्स्ट डोज डज नॉट एक्ट इवन आफ्टर बीइंग सिमिलिमम, व्हाट शुड बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट। ये तो पिछले में सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया है, जो 2022 में था ना, 2023 में सेम क्वेश्चन दे दिया उठा के। तो क्या है आंसर? गिव अनदर इक्वल स्मॉल डोज ऑफ द सेम मेडिसिन। 251 में बात करी है। क्या करोगे जब आपने एक ऑल्टरनेटिंग एक्शन वाली मेडिसिन दी और आप सिमिलिमम होने के बावजूद भी डोज आपकी एक्ट नहीं कर रही है, तो क्या करोगे? इक्वली स्मॉल डोज दोगे ऑफ द सेम मेडिसिन। गिव अ स्लाइटली इंक्रीज पोटेंसी नहीं, गिव अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन नहीं, वेट विदाउट गिविंग मेडिसिन फॉर सम टाइम, वेट नहीं करोगे क्योंकि आपको बिल्कुल भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, मेडिसिन ने एक्ट करा ही नहीं है सिमिलिमम होने के बावजूद भी, तो आप वेट नहीं कर सकते। वेट तभी करोगे जब थोड़ा सा आपको चेंजेस नज़र आएंगे। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट रेजिम ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज। ये क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज है, तो उसमें आप क्या क्या रेजिम लोगे? इंटेलेक्चुअल रिक्रिएशन, क्या ये हो सकता है? इंटेलेक्चुअल रिक्रिएशन क्या है? जब आपको अंदर से भी तो ठीक होना है ना, आपको एक जागरूकता भी होनी चाहिए कि हाँ ये डिजीज़ है और इसको मुझे ठीक करना है। जैसे आजकल क्या है ना, हाइपोथायराइडिज्म, बीपी, शुगर, ये तरह की जो बीमारियां हो चुकी हैं, उनको लोगों ने ये मान लिया है कि ये एक बार आती हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर ही रहेंगी और ज़िंदगी भर हमें इसके लिए दवा खानी पड़ेगी। और डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकती है, ये क्योर नहीं हो सकती है, इसको सिर्फ ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो वो वहाँ से आपको बाहर निकलना है, मतलब आपका इंटेलेक्ट भी रिक्रिएट होना चाहिए कि नहीं, मुझे इससे बाहर निकलना है, आई हैव टू वर्क फॉर इट, आई हैव टू डू थिंग्स, आई हैव टू एक्सप्लोर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ठीक है, अभी एक एलोपैथिक डॉक्टर ने जो बोल दिया वही आपको वही पेशेंट को लगता है कि हाँ यही ठीक है और यही ज़िंदगी भर मुझे दवा खानी है, तो वो उसके साथ एक्सेप्ट भी कर लेता है, उसको वो चलने लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर क्रॉनिक डिजीज़ को आपको ठीक करना है तो एक इंटेलेक्चुअल रिक्रिएशन भी होनी चाहिए, आपको अपने सब कुछ रिवाइंड करना चाहिए, अपनी लाइफ को पूरा रिवाइंड करना चाहिए, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ देखिए क्रॉनिक डिजीज़ देयर इज़ अ माइजमेटिक कॉज, बट जो साथ में उसके आते हैं वो बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ है ना, आप नॉन कम्युनिकेटिंग भी हैं और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में भी हैं। तो वहाँ से हम इंटेलेक्चुअल रिक्रिएशन से अपनी चीज़ों को बदल के, अपने लाइफस्टाइल को बदल के, अपने माइंड को बदल के उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये यस इट इज़ द आंसर। एक्टिव एक्सरसाइज इन द ओपन एयर इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ वेदर, ये भी बिल्कुल सही है। कुछ भी वेदर हो, आपको चाहे ठंडी, गर्मी, बरसात कुछ भी हो, बाहर जाके एक्सरसाइज करना चाहिए। न्यूट्रिशनल अनमेडिकेटेड फूड एंड ड्रिंक, ये भी होना चाहिए। वही सब कुछ बताया ना कि अपने डे टू डे लाइफ को, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टेकल टू क्योर, आपको ऐसी चीज़ मत करो जिससे आपका क्योर हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को शुगर है और वो अननेसेसरली ग्लूकोज का इंटेक कर रहा है, कार्ब्स ले रहा है, फैट ले रहा है, रिफाइंड शुगर ले रहा है, रिफाइंड चीज़ें ले रहा है, तो वो कहाँ से ठीक नहीं हो सकता ना। तो उस ऑब्स्टेकल को भी हमें हटाना है। तो ABCD इसका सारा ही, सभी इसके आंसर्स हैं। और इसको अफोरिज्म 261 में इसके बारे में बात करी हुई है कि क्रॉनिक डिजीज़ के क्या क्या क्योर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ईजी था, इसमें कुछ नहीं था। 11th, most prolific source of all innumerable named and unnamed chronic maladies under which mankind groans is। तो बहुत सारे most prolific source of all innumerable नेम्ड और अननेम्ड, चाहे उसका नाम हो चाहे ना हो, ऐसे बहुत सारे अनगिनत बीमारियां हैं। इनमें से किसकी वजह से हो रही हैं? क्या सोरा की वजह से हो रही हैं? हो सकता है, क्योंकि सोरा इज़ द मदर ऑफ ऑल द मायाजम्स, है ना। सोरा इज़ द मदर ऑफ, ये कहाँ पे बोला डॉक्टर हैनीमैन? सोरा इज़ द मदर ऑफ ऑल द मायाजम्स। और ये एक कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं इसको,
मल्टी हेडेड भी बोला है डॉक्टर हैनीमैन ने। मल्टी हेडेड, ये इसके लिए कोई और वर्ड है, लेकिन एक ऐसा है कि यहाँ से सोरा है, इससे बहुत सारे हेड है और यहाँ से कोई भी डिजीज़ प्रोड्यूस हो सकती है सोरा से, ठीक है। तो हो सकता है ये हो। साइकोसिस, नहीं इतने डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती। सिफिलिस, नहीं, ये भी नहीं, अनन्यूमरेबल डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं करती। एक्सटर्नल मोड ऑफ ट्रीटमेंट, ये भी हो सकता है कि लोग बाहर से छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे आजकल एंटीबायोटिक्स खाए जा रहे हैं, या फिर आजकल तुरंत ही बहुत सारी हाई डोजेस की एंटी डायबिटिक मेडिसिन, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, जिन कभी जिन कोलेस्ट्रॉल के लिए सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, हाइपोथायराइडिज्म के लिए खा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो डॉक्टर हैनीमैन ने यहाँ पर क्रॉनिक डिजीज़ में बात करी है कि जो अनन्यूमरेबल, अननेम्ड और अननेम्ड क्रॉनिक मेलेडीज अंडर विच मैनकाइंड ग्रोन्स, दिस इज द आंसर। एक्सटर्नल मोड ऑफ ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा यहाँ से आ रहे हैं, और जिनको हम ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं उनको ठीक करना, ये भी डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है कि उनको ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस के जो डिजीज़, मायास्मेटिक जो डिजीज़ है, उनको ठीक किया जा सकता है, उनको फिर भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक्सटर्नल मोड ऑफ ट्रीटमेंट से जो मेडिसिन खाकर या साइड इफ़ेक्ट से जो एक डिजीज़ क्रिएट हो रही है, जिसको हम आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ भी बोलते हैं, उनका कोई नाम भी नहीं है। ऐसे ऐसे सिम्टम आ रहे हैं कि कोई नाम ही हम दे नहीं पा रहे हैं डिजीज़ को। तो आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ जिनको डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है, वो बहुत मुश्किल है ट्रीट कर पाना, उनको ट्रीट भी हम नहीं कर सकते, और सबसे ज़्यादा वही आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 12, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट सॉ द नेसेसिटी ऑफ प्रूविंग मेडिसिन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग। ये इसका आंसर जो है ना, वो है आपका एल्बर्ट वॉन हॉलर। ये भी डॉक्टर हैनीमैन ने बात करी है। अफोरिज्म मैं इसका भूल रही हूँ कि कौन सा अफोरिज्म में बात करी है, मैं एक बार डेफिनेटली आपको बता दूँगी, कमेंट सेक्शन में उससे पूछना। लेकिन इन्होंने डॉक्टर हैनीमैन से भी पहले सोच लिया था कि मेडिसिन जो है ना, वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे ही प्रूव होनी चाहिए, ऐसे ही रैंडमली ना तो किसी जानवर पे प्रूव होनी चाहिए, और ना ही किसी मतलब आप बिना मेडिसिन जिनकी आपको नॉलेज नहीं है उनको आप इंसानों को खिला रहे हो, तो दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो ब्रॉशिस को तो हमें पता है, ब्लड लेटिंग फिजिशियन थे। ग्लेसिच का जो वर्णन है ना, ये इन्होंने अफोरिज्म 246 में ही 6th एडिशन के फुटनोट में करा हुआ है, कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमें बताई हैं कि कौन कौन से मेडिसिन कब कब दी गई हैं, और उनको कैसे दिया जाना चाहिए। जैसे सल्फ़र की बड़ी बड़ी डोजेज़ दी हैं एलोपैथिकली, तो उसको नहीं दिया जाना चाहिए, उसका वर्णन वहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने उसको भी विरोध करा था, और कुछ चीज़ें काफ़ी सारे पेपर्स भी इन्होंने डॉक्टर हैनीमैन ने इनके उठाए थे, और उनकी जो भी कह सकते हैं स्टडीज़ हैं उनको वहाँ पे बताया है। हैनीमैन के बारे में तो हमें पता ही है, तो हमें पता है कि हैनीमैन ने प्रूविंग करी थी, लेकिन आइडिया इनका था, एल्ब्रेक्ट वॉन हेलर। हैनीमैन से पहले इन्होंने सोच लिया था, ठीक है। सो ही वॉज द फर्स्ट वन। यहाँ के जो 2023 का लास्ट क्वेश्चन है, अपेरेंट सिम्टम्स कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन विल सून डिसअपीयर व्हेन मेडिसिन इज डिसकंटिन्यूड इज स्कीन। ये LM पोटेंसी के बारे में यहाँ पे बात करी है, ठीक है। ये 6th एडिशन में बात करी है, ठीक है। और ये 248 में बात करी है, ठीक है, कि जब हम LM पोटेंसी की रिपीटेशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं ना, रिपीटेशन करने के बाद हमें एक एग्रेवेटिंग सिम्टम्स नज़र आते हैं या अपेरेंट सिम्टम्स नज़र आते हैं एक्सेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, लेकिन वो डिसअपीयर हो जाते हैं जैसे हम मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करते हैं। तो ये है स्किन सिम्टम्स, ठीक है। और ये मोस्टली LM पोटेंसी के बारे में उन्होंने बोला है। सेकेंडरी सिम्टम नहीं, सेकेंडरी सिम्टम तो नहीं आ सकता। ये फिजियोलॉजिकल सिम्टम ये भी नहीं हो सकता। ड्रग टेस्ट कैसिया ये भी नहीं हो सकता। ये तो तब होगा ना जब हम लार्ज डोजेस देंगे, तब होगा। और सेकेंडरी सिम्टम, प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम्स तो होते हैं, जैसे सेकेंडरी एक्शन बोल सकते हैं हम उसको, सिम्टम भी नहीं बोल सकते। मान लीजिए आपने नींद भगाने के लिए कॉफ़ी पी, ठीक है, आपकी नींद भाग गई, लेकिन जैसे ही कॉफ़ी का असर खत्म हुआ तो सेकेंडरी सिम्टम क्या आया, उसको और ज़्यादा नींद आने लगे, उसको सेकेंडरी एक्शन भी हम बोल सकते हैं। फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स तो हो नहीं सकते, वो भी लार्ज डोजेस में मिलते हैं। सो ये थे हमारे 2023 के ऑर्गेनिन के क्वेश्चंस, इनके सॉल्यूशंस और रिलेटेड अफोरिज्म्स के बारे में मैंने इसमें बात कर ली है। नेक्स्ट पिछले जो है ना, पिछले क्वेश्चन पेपर से एक क्वेश्चन भी रह गया था, और एक क्वेश्चन का मिस इन्फॉर्मेशन भी हो गया था, तो उसका मैं बता देती हूँ। यहाँ पर है हमारा, हमने बात करी थी ना कि डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है कि स्मॉल डोजेस वाटर में डिज़ोल्व करके लेना चाहिए। ये 6th एडिशन में उन्होंने बात करी थी। मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर में 284 बोला था, पर ये नहीं है, ये 272 में बताया हुआ है उन्होंने। ये दोनों ही 272 से लिए हुए हैं 6th एडिशन से,
ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि ग्लोब्यूल्स को क्रश करके और उसको वाटर में मिलाकर अगर हम लें तो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं रैदर देन डायरेक्टली हम ग्लोब्यूल्स को टंग पे डालते हैं। तो क्योंकि क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा कवर करता है और ज़्यादा नर्व्स को टच करता है, और उसकी वजह से हमारा जो मेडिसिन है वो अच्छे से भी काम करती है और जो है हमारे डोज भी प्रॉपर हमें मिलती है। ठीक है, इसमें बस यही करेक्शन थी, बाकी एक्सप्लेनेशन सेम है। अच्छा, ये पिछले क्वेश्चन पेपर का है बट रह गया था, पिछली बार मैं नहीं ले पाई थी, ये 2022 का है। ठीक है, विच पोटेंसीज डिड कैन सजेस्ट फॉर एक्यूट डिजीज फॉर पेशेंट हु प्रूव एवरी मेडिसिन। जो एवरी मेडिसिन प्रूव करते हैं उनको क्या कहते हैं, इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स। ठीक है, अब वो जब सारी मेडिसिन कोई भी उनको दो तो अब वो प्रूव कर देंगे ना सारी मेडिसिन, तो उनको हमें लोअर पोटेंसीज ही देनी चाहिए। अब सबसे लोअर कौन सी है इसमें, 1 m तो देंगे नहीं, 30 to 100 देंगे। ये कैंट की इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट है ना, 8th ऑब्जर्वेशन है। 8th ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी मरीज़ हैं भाई, जिनको हम कुछ भी देते हैं वो प्रूव करके ले आते हैं, हमारे सिम्टम मेडिसिन के लाने लग जाते हैं। तो उनकी क्या है, उनकी ससेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, किसी भी चीज़ को सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको हाई डोजेस नहीं देनी है उनके में। आपने 30 to 100 मीडियम लो या मीडियम पोटेंसीज ही उनको देनी है। तो ये दिस इज़ द आंसर, ये मैंने 8th ऑब्जर्वेशन से उठाया है। तो ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन आते ही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे अफॉरिज़म्स हैं उनके भी क्वेश्चन आते हैं। ये रेगुलरली मैं रोज़ क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर रही हूँ। आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, आप चैट कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा एक डिस्कशन ग्रुप भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। अब कल के जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस होगा वो 2024 का होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।